नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम संचयन भाग 2 के पुस्तक का ये पाठ अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये पाएंगे कि परीक्षाओं में आपके अंक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा। हिंदी शब्द भंडार में आपकी वृद्धि होगी और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम राही मासूम रजा की बहुत ही बेहतरीन उपन्यास टोपी शुक्ला का लघु रूप पढ़ने जा रहे हैं। टोपी शुक्ला, तो शुरू करते हैं। टोपी शुक्ला पाठ का उद्देश्य, लर्निंग आउटकम्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप किन किन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। तो सबसे पहले मनुष्यों के व्यवहार की जानकारी। मनुष्य का जैसा व्यवहार होता है उसके आसपास के सराउंडिंग्स भी वैसे ही बनते हैं। इसके बारे में हम लोग इस पाठ में जान पाएंगे। बच्चों की मानसिक दशा का ज्ञान, मेंटल कंडीशन। बच्चों की मेंटल कंडीशन क्या होती है, किस सिचुएशन में बच्चों की मेंटल कंडीशन अच्छी होती है और किस किस सिचुएशन में बच्चों की मेंटल कंडीशन खराब होती जाती है, इसके बारे में भी हम लोग जान पाएंगे। दोस्ती का एक अनूठा रूप। दोस्ती अर्थात मित्रता का हम लोग एक अनूठा, एक पिकुलियर रूप इस चैप्टर में देख पाएंगे, क्योंकि इसमें जो एक टोपी शुक्ला है वो ब्राह्मण परिवार का है, हिंदू परिवार का है, और उसका प्रिय मित्र इरफान मुस्लिम है, और दोनों में दांत काटी रोटी अर्थात बहुत ही गहरी मित्रता है। परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों का बोध। एक परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे, लेकिन इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि भरे पूरे परिवार में भी टोपी अर्थात बलभद्र नारायण शुक्ला, जो इस पाठ का मुख्य किरदार है, वो बेगाना या अजनबी सा ही रहता है अपने भरे पूरे घर में। शिक्षकों के व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता। इस पाठ के संदर्भ में जब हम लोग शिक्षकों के व्यवहार के संदर्भ में विचार करते हैं तो पाते हैं कि शिक्षकों का रवैया टोपी शुक्ला अर्थात बलभद्र नारायण शुक्ला के प्रति सही नहीं था। हाँ, बलभद्र नारायण शुक्ला 2 बार कक्षा 9वीं में फेल हो जाता है। इसके बाद शिक्षक उसका नोटिस लेना ही बंद कर देते हैं। किसी सवाल के लिए जब वो हाथ उठाता है तो उससे कहते हैं कि तुमसे आगे साल पूछ लेंगे। तो इस तरीके की जो एटीट्यूड या बिहेवियर एक टीचर का स्टूडेंट के प्रति नहीं होना चाहिए, बदलाव की आवश्यकता है। लेखक परिचय। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रज़ा, और इनका जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। इन्हें महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने सर्वाधिक ख्याति दिलाई। अर्थात महाभारत जो एक सीरियल आती थी उसकी पटकथा अर्थात स्क्रीन प्ले और संवाद कॉन्वर्सेशन इन्होंने ही लिखे थे, डायलॉग्स इन्होंने ही लिखे थे। अगर आप राही मासूम रजा का जीवन परिचय विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो और ये जो 2 स्लाइड्स है उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में, इस उपन्यास के लघु रूप में राही मासूम रजा हम लोगों को मुख्यतः टोपी शुक्ला के बारे में बताते हैं। उसका जीवन भरे पूरे घर में भी बेगानों सा बीता। उसका प्रिय मित्र इरफान भी उसे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसके पिता का तबादला कहीं और हो जाता है। 9वीं कक्षा की परीक्षा में 2 बार फेल हो जाता है। कौन? इस पाठ का मुख्य किरदार टोपी शुक्ला। उसके शिक्षक और उसके घर वाले उस पर तरह तरह के व्यंग्य करते हैं। इन सभी मानसिक यातनाओं को एक उपन्यास का रूप, जिसका लघु रूप हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कहलाता है टोपी शुक्ला। अब हम लोग आ जाते हैं पात्र परिचय पर। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये एक इमेजिनरी चित्र है, डाउनलोडेड चित्र है, लेकिन आप इसे
फिलहाल के लिए टोपी शुक्ला मान सकते हैं। इस पाठ का जो दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है इफ़न, जिसका नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। ये चित्र देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं ये जो महिला है ये है टोपी की माँ। ये जो वृद्ध महिला दिख रही है ये टोपी की दादी, जिनका नाम है सुभद्रा देवी। ये उनके पिता भृगु नारायण शुक्ला। ये जो दिख रहे हैं जिनका सिर है केवल, ये हैं मुन्नी बाबू, टोपी शुक्ला के बड़े भाई, और ये कहानी का मुख्य किरदार टोपी शुक्ला। अब देखिए ये एक चित्र है, ये हरिनाम सिंह के 3 लड़के हैं। ये हरिनाम सिंह कौन है और इस कहानी में उनका क्या रोल है हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए ये जो बच्चा दिख रहा है ये टोपी शुक्ला है। अब मैं इस पाठ का सार पढ़ने वाला हूँ। आप लोग आंखें बंद कीजिए, इस पाठ के सार को ध्यान से सुनिए, इस कहानी को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, ताकि परीक्षा में अगर कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पाठ टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रजा हैं। लेखक ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया है कि बच्चों को जहां अपनत्व अर्थात अपनापन और प्यार दुलार मिलता है वे वहीं रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार टोपी को बचपन में अपने परिवार की नौकरानी और दोस्त इफ़न की दादी से अपनत्व और प्यार मिलता है। फलस्वरूप वह उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करता है। वास्तव में टोपी अबोध है, अबोध अर्थात इमेच्योर्ड। परिपक्वता और समझदारी की कमी के कारण ही उसे अपने भरे पूरे घर में अकेला रहने को बाध्य होना पड़ता है। जी हाँ, टोपी थोड़ा भावुक है, वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचता है। इसी की वजह से आप उसे इमेच्योर्ड भी कह सकते हैं, उसमें समझदारी की कमी भी कह सकते हैं, और इसीलिए उसे अपने भरे पूरे घर में अकेला रहना पड़ता है। टोपी का पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। इसके पिता का नाम भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले एक डॉक्टर हैं। याद रखिएगा, पुराने ज़माने में जो डॉक्टर हुआ करते थे, खास करके बनारस में, वो अपना एक विशेष प्रोडक्ट बनाते थे। भृगु नारायण शुक्ला जो बलभद्र नारायण शुक्ला उर्फ टोपी शुक्ला के पिता है, इनका जो एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है वो है नीले तेल। टोपी का एक दोस्त है इफ़न। एग्ज़ाम में जब आप इफ़न लिखिएगा तो पहला फ आधा होगा और दूसरा फ पूरा होगा और नुक्ता दोनों में लगेगा। इसका पूरा नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। ये कलेक्टर सैयद मुर्तुजा हुसैन का बेटा है। कहानी के ये ही 2 पात्र मुख्य भूमिका में आते हैं। दोनों के घर धर्म अलग अलग थे, फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती और प्रेम का रिश्ता कायम था। तो हम लोग टोपी शुक्ला के बारे में जानने से पहले इफ़न के बारे में कुछ जान लेते हैं। इफ़न के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे जीते जी हिंदुस्तान में रहे थे, लेकिन वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को करबला ले जाकर दफनाया गया। देखिए, मुस्लिमों में होता ये है कि आप वसीयत कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद या इंतकाल के बाद आपकी लाश को कहाँ दफनाया जाएगा। तो ये लोग वसीयत करके मरे थे कि हमारी लाश करबला ले जाए। करबला इराक का एक शहर है। जैसे हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो पूरी में ले जाकर सवदाह किया जाता है, पूरी को एक ऑस्पिशियस नगर माना जाता है, वैसे ही इस्लाम में करबला ये एक ऑस्पिशियस जगह मानी जाती है, पवित्र जगह मानी जाती है। वहीं ले जाकर इन्हें इनके दादा और परदादा को दफनाया गया था। इफ़न के पिताजी उनके ख़ानदान के पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे और मरने के बाद भी हिंदुस्तान में ही दफन किए गए। इफ़न की दादी मौलवी परिवार से संबंध नहीं रखती थी, वह एक ज़मींदार घराने से संबंधित थी। उनके ससुराल में गाने बजाने को लेकर सख्त मनाही थी। इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी पर खूब गाने बजाने की इच्छा मन में संजोई थी,
किंतु इफ़न के दादा के भय से उनकी यह इच्छा सफल ना हो पाई। लेकिन इफ़न की छठी बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद जो रस्म और रिवाज किए जाते हैं उसे छठी कहते हैं। उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया, क्योंकि उस समय तक इफ़न के दादा की मौत हो चुकी थी। उन्हें इफ़न के दादा से केवल एक ही शिकायत रहती कि वे हमेशा मौलवी ही बने रहते। इस पाठ में इफ़न की दादी इफ़न को रात के वक्त कहानियाँ सुनाया करती थी। इफ़न की दादी पूर्वी भाषा बोलती थी और टोपी भी पूर्वी भाषा ही बोलता था, इसलिए इफ़न के साथ साथ टोपी को भी उसकी दादी अच्छी लगती थी। टोपी ने माँ के लिए अम्मी शब्द इफ़न की दादी से ही सीखा था। इसी अम्मी शब्द से ही टोपी के बुरे दिन शुरू होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इफ़न जो है वो एक कलेक्टर का बेटा है। उसके दादा परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे और उन्हें करबला में दफनाया गया। इफ़न की दादी पूर्वी भाषा बोलती है और टोपी भी पूर्वी भाषा बोलता है, इसलिए दोनों में एक अच्छा संबंध बन जाता है। और माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग भी टोपी इफ़न की दादी से ही सीखता है। अब देखिए, एक दिन खाने की मेज पर टोपी ने जैसे ही अपने घर में अपनी माँ को संबोधित करते हुए अम्मी शब्द का इस्तेमाल किया, मानो उसके घर में कोई तूफान आ गया हो। माँ से अधिक उसकी दादी सुभद्रा देवी गुस्सा हो गई। तभी आग में घी डालने का काम उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने किया। उसने माँ से झूठ बोल दिया कि टोपी ने कबाब भी खाया है, जबकि सच तो यह था कि कबाब मुन्नी बाबू ने खाया था। आखिरकार सभी ने मुन्नी बाबू के झूठ को सच समझ लिया और फिर माँ ने टोपी की खूब पिटाई की। यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि आखिर मुन्नी बाबू जो टोपी के बड़े भाई हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि टोपी कबाब खा रहा था। वास्तव में कबाब खुद मुन्नी बाबू खा रहे थे। जब टोपी की पिटाई हो रही थी या सब घृणा कर रहे थे कि तूने अम्मी शब्द कहाँ से सीखा, क्या तुमने किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है, तो मुन्नी बाबू को लगा कि कहीं ये मेरा नाम ना ले ले कि मैंने तो केवल दोस्ती की है, लेकिन इसने तो मांस सेवन किया है, कबाब खाया है। इसीलिए अपने आप को बचाने के उद्देश्य से उसने अपनी गलती टोपी के सिर मढ़ दी। अगले दिन टोपी ने स्कूल जाकर सारी घटना इफ़न से साझा किया। दोनों भूगोल के पीरियड में स्कूल से भाग निकले। टोपी ने इफ़न से आपस में दादी बदलने की बात कही। तभी इफ़न कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसकी दादी उसके पिताजी की माँ भी है। इफ़न उसे दिलासा दे रहा होता है कि इतने में नौकर आकर खबर देता है कि इफ़न की दादी का इंतकाल हो गया। शाम को जब टोपी इफ़न के घर गया तो वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। वह इफ़न से मिला और दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। अभी तक हम लोगों ने देखा टोपी जिसे बहुत पसंद करता था, वो इफ़न की दादी उसका साथ टोपी से छूट गया हमेशा हमेशा के लिए। अब इफ़न से भी उसका साथ छूट जाएगा। कैसे, ये देखिए। फिर एक दिन 10 अक्टूबर 1945 को इफ़न के पिताजी का तबादला मुरादाबाद हो गया। तब टोपी ने यह कसम खाई कि आगे से वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी की नौकरी बदलने वाली हो। इफ़न के पिताजी का तबादला होने के पश्चात उस शहर के अगले कलेक्टर के रूप में हरिनाम सिंह आए, जिसकी इमेज हम लोगों ने कुछ देर पहले पात्र परिचय में देखा था। उनके 3 लड़के थे, मगर तीनों में से कोई भी टोपी का मित्र नहीं बन सका। बंगले के माली और चपरासी टोपी को पहले से जानते थे, इसलिए टोपी एक दिन बंगले के अंदर घुस गया। उस वक्त हरिनाम सिंह के तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने टोपी के पीछे कुत्ते को लगा दिया। टोपी के पेट में जब सुइयां भूकी तब जाकर उसके होश ठिकाने आए। फिर टोपी कभी उस बंगले की ओर नहीं गया। टोपी का अकेलापन उसके घर की बूढ़ी नौकरानी सीता के साथ दूर हुआ। सीता टोपी का दुख दर्द समझती थी
और उससे बहुत प्यार किया करती थी। घर के दूसरे सदस्य टोपी को बेकार समझते थे। एक बार घर में सबके लिए सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े बने, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का उतरन कोट थमा दिया गया। जब टोपी ने उस कोट को लेने से इनकार कर दिया और उस कोट को घर की नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, तब उसकी दादी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसकी दादी का नाम सुभद्रा देवी है, याद रखिएगा। उन्होंने टोपी को गर्म कपड़े के बिना सर्दी गुजारने का आदेश सुना दिया। इन्हीं सभी मानसिक यातनाओं से टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। फेल हो जाने से उसकी इज्जत और भी कम और डांट मिलना अधिक हो गया। ऐसा नहीं था कि वह जहीन नहीं था, जहीन अर्थात टैलेंटेड। ऐसा नहीं था कि वो टैलेंटेड नहीं था, परंतु जब वह पढ़ने बैठता उसी वक्त घर के लोग उसे बाहर से कुछ ना कुछ लाने को कहते थे। तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के रॉकेट बना डालता। इसी प्रकार उसकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती थी और उसका परीक्षा परिणाम खराब हो जाता था, रिजल्ट खराब हो जाता था। इतना ही नहीं, स्कूल में भी उसे अध्यापकों से कोई सहयोग नहीं मिला। लगातार फेल होने के बाद उसके शिक्षकों ने उसका नोटिस लेना ही बंद कर दिया। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। घर और स्कूल में किसी ने उससे अपनापन नहीं जताया। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखे, उसे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करे। परंतु उसी कक्षा के वहीद ने जब उस पर करारा व्यंग किया तो उसने परिश्रम की और तीसरे वर्ष तीसरी श्रेणी से 9वीं पास करके दिखा दिया। इस उपन्यास का जो लघु रूप है वो यहीं समाप्त होता है, टोपी के 9वीं कक्षा के पास होने तक। हम लोगों ने देखा कि टोपी शुक्ला अभी तक जितनी भी कहानी इसमें दी गई है उसमें केवल संघर्ष ही करता है। अब हम लोग आते हैं टोपी शुक्ला पाठ से प्रश्नावली पर। इफ फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? क्लास 4 में या कक्षा चौथी में इफ़न और टोपी की दोस्ती होती है। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी होती है। टोपी इफ़न की दादी को बहुत पसंद करता है क्योंकि इफ़न की दादी उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं और दोनों की जुबान या भाषा एक है। इसके साथ ही साथ टोपी का दुख दर्द समझने वाला केवल इफ़न ही था। वो इफ़न से अपनी सारी बातें साझा किया करता था, इसीलिए इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? पीहर का कहने का मतलब हुआ मायका, माँ का घर। देखिए, इफ़न की दादी एक ज़मींदार खानदान से बिलोंग करती थी, संबंध रखती थी। ज़मींदार के घर में दूध, दही, घी, मक्खन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है क्योंकि गांव वाले ज़मींदार को ये सब चीज़ें दे कर जाते हैं। अब जब इफ़न की दादी ससुराल आई तो उन्हें दूध, दही, मक्खन ये सब खाने को नहीं मिलता था। इसीलिए जब वो अपने पीहर या अपने मायके जाती थी तो बहुत सारा दूध, दही, मक्खन ये सब खाया करती थी। इसीलिए उसे अपने पीहर जाना अच्छा लगता था। इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? इफ़न की दादी ज़मींदार खानदान से बिलोंग करती हैं, गाना बजाना इनके खून में है, लेकिन इनकी शादी एक मौलवी से हो गई थी और इनके पति गाने बजाने को कभी भी तवज्जो नहीं दिया करते थे। इसीलिए इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। उन्हें अपने पति मौलवी जी का डर रहता था। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अम्मी शब्द टोपी ने इफ़न की दादी से सीखा था। उसे यह शब्द बड़ा ही अच्छा लगा। अम्मी अम्मी अम्मी, जैसे मानो वह कोई एक गुड़ की डली चबा रहा हो, वैसा उसे ये शब्द लगा। और एक दिन जब वो लोग मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे और बैगन का भुर्ता ज़रा अच्छा बना था तो माँ की जगह अम्मी कहकर
इसने अपनी माँ को संबोधित कर दिया, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। बस इसके बाद क्या था, सब लोगों ने अटकलें लगानी शुरू की। इसकी माँ ने कहा, क्या तुमने किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है? और उसके बाद मुन्नी बाबू ने भी टुकड़ा लगाया कि हम इसको देखे थे रहीम कबाबची के दुकान में कबाब खाते हुए। उस पर झूठा आरोप लगा दिया और इस तरीके से उस दिन टोपी की भरपूर कुटाई हुई। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन उसका एकमात्र और जिगरी दोस्त इरफान के पिताजी का तबादला मुरादाबाद हो गया था और वह अपने दोस्त से बिछड़ गया था। इसीलिए यह दिन उसके आत्म इतिहास में बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? टोपी का मानना है कि उसकी दादी, जिनका नाम सुभद्रा देवी है, बड़ी सख्त हैं और वो टोपी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। ये टोपी की अपनी परसेप्शन है, अपनी सोच है। टोपी को इरफान की दादी पसंद है क्योंकि इरफान की दादी पूर्वी भाषा भी बोलती है और उसे कहानियाँ भी सुनाती है, जबकि ये दोनों बातें टोपी को अपनी दादी सुभद्रा देवी में नहीं मिलती। अब टोपी का मानना है कि हम अगर इरफान से कहेंगे और इरफान हमारी बात मान लेता है तो हम लोग दादी बदल लेंगे। यहाँ पर टोपी वास्तव में अबोध है, उसे अपनी दादी से प्रेम नहीं मिलता। ये बात सही नहीं है क्योंकि उसकी दादी उसे गांव की भाषा को छोड़कर स्टैंडर्ड या मानक भाषा कहने को कहती है, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है। अब वो डॉक्टर का बेटा है, अब वो अगर स्टैंडर्ड भाषा में बात नहीं करेगा तो कैसे होगा? लेकिन यहाँ टोपी इन सब बात को नहीं समझ पाता क्योंकि वह अबोध है। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? इरफान के पिता कलेक्टर हैं जो कभी कभी घर को ही कचहरी बना लेते हैं। इरफान की बहन, इरफान की बाजी, इरफान की अम्मी अपने अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। कभी कभी वो इरफान को डांट लिया करती हैं। उसकी छोटी बहन नुजहत उसकी कॉपियों पर अनाप शनाप चित्र बना देती हैं। पूरे घर में केवल एक इरफान की दादी ही थी जो कभी भी ना इरफान से ऊंचे आवाज़ में बात की, ना इरफान को कभी डांटा, बल्कि हमेशा इरफान को स्नेह ही देती रही। यही कारण था कि इरफान को अपनी दादी से विशेष लगाव था। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप अगर थोड़े भावुक होकर लिखेंगे तो ज़्यादा सही है। दुनिया की आबादी बहुत है, 740 करोड़ के आसपास, लेकिन इन 740 करोड़ में एक या दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके हमदर्द होते हैं, जो आपके जीवन के आधार होते हैं, या ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में बहुत प्राथमिकता देते हैं। अगर ऐसे ही एक दो लोग आपके जीवन से सदा सदा के लिए चल जाए तो आपका जीवन खाली हो जाएगा। भले ही 740 करोड़ की आबादी में कुछ फ़र्क ना पड़े, दुनिया में भीड़ जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन दुनिया आपके लिए खाली हो जाएगी। ठीक ऐसा ही इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उनका घर खाली खाली सा लगा, क्योंकि टोपी जब भी इरफान के घर जाया करता था तो वो केवल इरफान की दादी से ही बात किया करता था और इरफान की दादी भी उससे बड़े प्रेम भाव से बातचीत किया करती थी। दोनों में बहुत ही गहरा संबंध स्थापित हो चुका था। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। दिल का रिश्ता, भावनाओं का रिश्ता, मानवता का रिश्ता धर्म, मजहब, जाति से कहीं ऊपर होता है। आप किसी से बातचीत कीजिए, बिना उसका नाम पूछे, बिना उसका कास्ट पूछे, बिना उसका सोशल स्टेटस पूछे आप बातचीत कीजिए, वो आदमी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके सारे डिटेल्स ले लेते हैं और फिर बात करते हैं तो आप पहले ही प्री ऑक्यूपाइड माइंड से उसके साथ बातचीत करेंगे तो उसमें घनिष्ठता नहीं आएगी। यहाँ पर
टोपी जो केवल 8 साल का है और उसकी दादी जो 70-80 साल की थी, उन दोनों में बड़ा गहरा संबंध हो गया क्योंकि दोनों की मेंटलिटी, भाषा, बातचीत, सोचने का तरीका एक जैसा था। इसीलिए अलग अलग मजहब के होते हुए भी दोनों एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? आदमी को अपनी रेपुटेशन या अपनी इज्जत या अपना रुतबा खुद बनाना पड़ता है। टोपी पहले से ही पूर्वी भाषा बोलता था, जिस वजह से उसकी इज्जत घर में कम थी। मुन्नी बाबू अपनी कक्षा में प्रथम आ जाते थे तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। छोटा भाई भी ठीक ठाक था पढ़ने में। अब ये मंझला है, इसे हर काम सौंप दिया जाता। ये पढ़ाई लिखाई जब करने बैठता तो इनकी माँ राम दुलारी को कुछ ऐसा काम दिख आता जो नौकरों से नहीं करवाया जा सकता, इसे भेज देते। फिर कभी ये नोटिस करते तो इनका छोटा भाई वैरव इनकी कॉपियों के रॉकेट उड़ा डालता। इस तरीके से ये 2 बार फेल हो गए और एक बार तो इसे टाइफाइड भी हो गया था। एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मान लीजिए आप स्टैंडर्ड 9 में हैं तो आप 10th वालों को भैया कह के संबोधित करेंगे और 8 वाले आपको भैया कहकर संबोधित करेंगे। लेकिन जब 9वीं में कोई फेल हो जाता है तो जो उसे भैया कह के संबोधित करते वो उसे अब दोस्त मानेंगे या भैया नहीं कहेंगे, लेकिन जो 9th स्टैंडर्ड में था, जो उसके मित्र थे, जब वो 10th में चले जाएंगे तो वो उसको भैया कहने को बाध्य हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का शर्मसार करने वाला सिचुएशन हो जाता है। दूसरी बात, जब ये फेल हो गया, जब घर वालों ने इसे फिर से उत्साहित करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ शिक्षकों का भी रवैया टोपी के प्रति कुछ ठीक नहीं था। इसलिए टोपी को बहुत सारी भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। देखिए, टोपी भावात्मक परेशानियों से गुजर रहा था और कोई बच्चा जो ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है, जब वो इस दौर से गुजर रहा होता है तो कभी कभी वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसका जीवन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रीटेस्ट या कंपार्टमेंटल परीक्षा की व्यवस्था की गई है। अगर कोई 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए कंपार्टमेंटल, या कोई ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए रीटेस्ट की व्यवस्था की गई है। एक रीटेस्ट के बाद वो दूसरा रीटेस्ट भी दे सकता है। तो ये सब, और दूसरी बात, शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें ये बताया जाता है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनका मानसिक स्तर अलग अलग होता है। इसीलिए उस पर ये मुहर लगा देना कि ये निरा मूर्ख है, ये बदर मूर्ख है, ये पास नहीं हो सकता, ये गलत है। तो शिक्षक भी अब अपने हिसाब से डील करते हैं। इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? देखिए, कोई भी घर कस्टोडियन में उस समय चला जाता है जब उस घर का कोई मालिक नहीं होता या किसी का उस पर मालिकाना हक नहीं होता। विभाजन के समय इरफान के घर वाले, इरफान की दादी के घर वाले वो छोड़कर कराची में जा बसे। इस वजह से उनका घर कस्टोडियन में चला गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट का टेक्स्ट और इस पार्ट के सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद।